ठीक है। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल कर रहे थे, यूनिट सेल की एनालिसिस पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं यूनिट सेल के एनालिसिस में हमने क्या क्या निकालना सीखा। ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस होता है जिसका एक छोटे सेल को क्या कहते हैं, छोटे पॉइंट को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल में हमने सीखा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, क्या नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो आप बताइए, यहाँ शुरू करते हैं, आप बताइए सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जल्दी बताओ फटाफट। तुम्ही से पूछ रहा हूँ, 1 होता है। आप बताओ जी, बीसीसी के लिए कितना होता है, 2, और ये एफसीसी का 4। ठीक है, अब अगर हम रेडियस की बात करें, यानी कि एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, तो उनके पीछे हाँ जी बताइए आप, रेडियस कितना होता है सिंपल क्यूबिक का, खड़े हो गए सब बोलो जी, तुम जी, a/2। और यहाँ पे अगर बीसीसी का रेडियस पूछे तो नहीं, √3a/4। आप एफसीसी का बोल रहे हो, बैठो आप बगल में बताइए जी, एफसीसी का कितना होता है रेडियस, a/2√2 कितना होता है। ठीक है, बैठिए आप बताइए बगल में। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे, पैकिंग एफिशिएंसी, कि कितना प्रतिशत इसमें एटम उपस्थित होता है, बताइए जल्दी से कितना होता है। इसमें 52.4%, और इसमें सब नहीं बोलिए, उनको बताने दीजिए, 68%। बैठिए आप बताइए लास्ट, इसमें 74%। ये लिखते जाओ, ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है, राइट डाउन भी कर लो। और लास्ट हमने किया था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, ये 12। बैठिए और देखिए कि हाँ, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के बात करें तो यहाँ इसका एफसीसी ना, क्या नाम होता है जी एफसीसी का, फेस सेंटर क्यूबिक। इसका एक और नाम है सीसीपी, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग, ऐसे क्या क्लोज क्रिस्टल पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं इसका नाम नीचे लिख देता हूं, सीसीपी को हम कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये क्वेश्चन के दौरान नेम आपको मिल सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ जी सीसीपी में कितने आइटम्स होंगे, तो क्या आंसर दो करोगे, 4, क्योंकि वो एफसीसी ही है। ठीक है, एफसीसी का ही दूसरा नाम ये है। ठीक है, उसके बाद रेडियस भी ये लेना, पैकिंग एफिशिएंसी इसका पूछेगा तो क्या बोलोगे, 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और एचसीपी का नाम क्या होता है, यहां लिख लीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक ये और है जो आपको कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका नंबर ऑफ एटम 6 होता है, ये डायरेक्ट याद रखना ऑब्जेक्टिव में। ये रेडियस इसका नहीं निकलता है, रेडियस इसके लिए नहीं निकाला जाता। पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है 74%, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है 12, यानी मैक्सिमम पॉइंट ही ये भी रीच करता है जो भी है। ठीक है, एचसीपी, तो यहां से एचसीपी भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एग्जाम्स में, और सीसीपी नाम से भी पूछा जाएगा। एफसीसी का नाम, दूसरा नाम क्या है, सीसीपी, तो इस नाम से भी पूछा जाएगा। यहाँ पे ये लिस्ट आप लिख लीजिए, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को है ना, तो जल्दी से राइट डाउन कर लो। और ये दो नाम ध्यान में रखिएगा, ये दोनों, सीसीपी और एचसीपी। इसमें फर्स्ट टाइप का सवाल ऐसे आएगा कि मान लिए तुमको एज लेंथ गिवन रहेगा, एज लेंथ क्या है, गिवन है, तो पूछेगा रेडियस निकालिए, रेडियस निकालिए, निकाल सकते हैं रेडियस, तो पता ही है। अगर लैटिस हमें बता दिया जाए कि कौन सा है, मान लो बोलेगा बीसीसी, तो आप रेडियस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन किया भी है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आएगा। मान लो बोल दिया कि सीसीपी है, तो रेडियस क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, है ना, क्योंकि एफसीसी की बात कर रहा है, a/2√2, और ए का वैल्यू अगर हमें पता है तो आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आ सकता है रेडियस निकालने के लिए, या रेडियस दे देगा तो एज लेंथ निकालने के लिए। फर्स्ट टाइप का इस तरह आएगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है, सेकंड टाइप का क्या आएगा, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव तो आप पूछेगा ही ऐसे एफिशिएंसी, लेकिन सेकंड टाइप ऐसा आ सकता है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कुछ फार्मूला होता है ना, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो ये इसमें एटम की संख्या भी पता चल रही है ना, सोडियम एटम कितने हैं, 1,
क्लोरीन कितने हैं 1। तो इसी तरह का आपको निकालने आएगा सेकेंड कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। आप लिख सकते हो क्या निकालने आएगा जी सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन रहेगा कि मान लो एक्स है, एक्स प्रेजेंट है आपका कॉर्नर्स पे, ऐसा कुछ हिंट दे देगा कि क्यूब के किस पोजीशन पे एक्स प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, और बाई प्रेजेंट है आपका, बाई प्रेजेंट एट सेंटर, सेंटर ऑफ क्यूब। सो पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। निकाल सकते हैं आप, संख्या निकाल लीजिए, एक्स कितने होंगे टोटल, अगर क्यूब कहाँ, ये निकालो, क्यूब में क्या होता है जी, कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, और एक कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट होता है 1/8 पोर्शन, इतना ही पोर्शन ना कंट्रीब्यूट करता है। तो आप निकाले थे ना टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स मान लो एक्स की संख्या निकाल रहे हो तो आप जान रहे हो कि नंबर ऑफ एक्स एटम हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर्स हैं टोटल कितने, क्यूब यूनिट सेल में 8, कितने कॉर्नर्स है 8 है, जहाँ पे एटम उपस्थित होते हैं। और एक एटम मतलब एक कॉर्नर पे कितने एटम का कितना भाग उपस्थित है 1/8, तो 8 कट गया तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ एक्स एटम कितने हैं 1, और बाई एटम कितने होंगे, बाई तो प्रेजेंट है एट सेंटर, अगर बाई कंप्लीट एक एटम है सेंटर पे जो होता है कंप्लीट एक एटम होता है, तो बाई एटम कितने होंगे बताइए, नंबर ऑफ बाई एटम्स 1, ठीक है, ये भी 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या आएगा फिर, फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड क्या होगा इस, बोलिए एक्स बाई, और एक्स की संख्या कितनी है 1, बाई की 1, तो आंसर क्या लिखोगे एक्स बाई। आया समझ में, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे लिख लीजिए आप ये। देखिए आपके बुक का ही क्वेश्चन है, कोई एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है पी एंड एक्स, और इसके बारे में सॉरी पी एंड क्यू है, और क्यू के बारे में बोला है, क्यू कहाँ प्रेजेंट है जी, कॉर्नर्स पे, और ये सेंटर पे। तो आपसे पूछा है कि फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, पहले बताइए इसका, ये वही तो क्वेश्चन है, सेम ही है ना। तो इसमें हम आपसे पूछे नंबर ऑफ पी एटम्स कितने आएंगे 1 आएंगे, और नंबर ऑफ क्यू एटम्स, नंबर ऑफ क्यू एटम्स भी कितना आएगा जी 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस सॉलिड का, फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू, वही क्वेश्चन है, यानी कि पी क्यू आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी में 12 में दो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड क्या पूछा कि ये जो सॉलिड है वो बताया नहीं कौन सा सॉलिड है, लेकिन पूछा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सॉलिड, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना इस सॉलिड का, बताइए, बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा जवाब बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, क्योंकि आप पहचान लिए नहीं ये कौन सा लैटिस है, बीसीसी है। कैसे पता चला बीसीसी है, क्योंकि हाँ सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है तो वो होता है सिंपल क्यूबिक, लेकिन अगर कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे भी रहे, सॉरी यहाँ कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे भी रहता है तो उसको क्या कहते हैं बीसीसी, और अगर कॉर्नर्स के अलावा फेस पे रहता तो एफसीसी। तो इसका कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन अभी लिखाया हुआ था ना कि बीसीसी का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ऐसे पूछ सकता है इस सॉलिड की एफिशिएंसी बता दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी वो भी पूछ सकता है, तो कितना होगा आपको पता है, बीसीसी डिसाइड हो गया तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 68%। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपसे, आप समझ रहे हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी ये सब पूछ सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मान लो एक्स एंड बाई टू एलिमेंट्स है जो कि एक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक्स प्रेजेंट है एट कॉर्नर्स, बाई प्रेजेंट है एट फेस, तो फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड बताइए क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड वही लेटेस्ट जो भी है, निकालिए सब लोग।
ये क्वेश्चन शायद है भी इसमें बुक में। देखो यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर्स पे कौन उपस्थित है जी, एक्स। अब चाहो तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो इस चीज को, एग्जाम में डायग्राम वगैरह भी दे देता है, एक्स है, ठीक है। तो बताइए इस केस में नंबर ऑफ एक्स आइटम, जल्दी से लिखो सब भाई। सिर्फ ये एक्स आइटम कहाँ उपस्थित है, कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स है, 8, और हर कॉर्नर के पास कितने आइटम उपस्थित है, 1/8 ही भाग है, तो 1/8 ये कट गया तो 1 आ गया। और दूसरा कहाँ उपस्थित है जी, एट फेस, नंबर ऑफ बाई आइटम्स। तो भाई कितने फेस होते हैं पहले ये बताओ, 6 होते हैं, और एक फेस पे कितना आइटम होता है, 1/2। तो हम टोटल फेस तो 6 हैं, लेकिन एक के पास 1/2 है, तो ये कट गया और कितना आएगा, 3, है ना। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला ऑफ द सॉलिड x1/3, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इस फॉर्म में पूछ सकता है। दूसरा तुमसे ये पूछ सकता है कि नेचर ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड दिया हुआ है उसका नेचर बताइए, कौन सा वो सॉलिड है, नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड एबीसी बोलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो जो भी पढ़ना इसमें सॉलिड ही पढ़ना, क्रिस्टलाइन ही हमें पढ़ना। कौन सा ये नेचर है, नेचर मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है या बीसीसी है, कौन सा ये, हाँ क्योंकि कहाँ कहाँ उपस्थित है जी, हाँ फेस पे और कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे नहीं है, तो ये आपका एफसीसी हो गया। डिसाइड हो गया। अगर ये डिसाइड हो गया तो बोलेगा ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो नहीं बता दोगे, क्योंकि वो एफसीसी है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 74%। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव कोई भी पूछ सकता है इन सब में क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कैसे आएगा, एक बात बताओ, किसी भी सॉलिड का कुछ मास होता है और वॉल्यूम भी होता है, तो उसकी हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना। हेडिंग दीजिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी तो आप जानते ही हो, डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम, ये आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें मास निकालना होगा, ठीक है, और पार्टिकल का मास निकालने के लिए आप किसे उसके साथ रिलेट कीजिएगा, मोल्स के साथ। तो अगेन याद रखिएगा मोल्स का ये 2 फॉर्मूला लिख लो। मोल जिसको कि हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, अगर मास के टर्म में इसको बदलना है तो क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो लिख लीजिए जल्दी से ये फॉर्मूला, गिवन मास जिसको हम जनरली W से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मोलर मास क्या होता है, ये जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट लिखे तो स्मॉल n इक्वल टू W/m, पहला फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्मूला मोल का, मतलब मोल का ही रिलेशन पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के टर्म में मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Na, इस तरह से लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो N/Na। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों को, मास के लिए ये यूज करेंगे और पार्टिकल्स के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल टू W/m भी होता है और N/Na भी होता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं ना। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया था, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब रिमेन ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो लिखिए फाइंड द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। ट्राई करो तो इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग
बताइए मुझे कितना होगा, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी निकालने में इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक पहले लिख लो। देखिए इससे पढ़िए, आपको निकालना है क्या, मास, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक, हमें नंबर ऑफ एटम बताया है कि कितने एटम्स हैं, 1। और भाई पार्टिकल्स को एटम कहो, मॉलिक्यूल कहो या आयंस, तीनों फॉर्म में बोल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से। अगर यही O2 रहता तो मॉलिक्यूल वर्ड यूज करता, खैर छोड़ो। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपको निकालना क्या है जी, मैं क्या पूछ रहा हूं निकालने के लिए, यही मास ना निकालना है। तो मास और पार्टिकल्स में ये रिलेशन दिख रहा है, यूज कर लीजिए, W/m N/Na। मुझे क्या निकालना है, ये W निकालना है ना। और W क्या है, मास ऑफ, किसका मास है जी, एक एटम का मास ऑफ, हालांकि यहाँ पे कार्बन है, मास ऑफ 1 एटम। मतलब समझे, मास ऑफ 1 एटम जब भी आप निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा जी, ये कैपिटल M इधर जाएगा, कैपिटल M/Na इंटू N आएगा। ठीक है, और बाकी मोलर मास का वैल्यू पुट कर दो। कार्बन का मोलर मास पता है कितना, 12। तो बाकी ये वैल्यू पुट कर लेना, 12 आ जाएगा। Na की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, चलो Na का भी वैल्यू लिख देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। और बताइए एटम्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं कार्बन के, देखो 1 है, तो 1 यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा। मेन बात है इस चीज का हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को निकालने में, डेंसिटी को, क्योंकि एक एटम का मास जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये एन का तो वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा, यानी कि M/Na करके मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो एक एटम का मास निकल जाता है। आप किसी भी एटम का मास इस तरह से निकाल सकते हो। मान लो एल्युमिनियम एटम एक देता तो उसका भी मास निकाल लेते, निकल जाएगा। समझ में आया इतनी बात, अगर समझ में आया तो यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। चलो आओ यहाँ पे वापस, अगर आपको किसी सॉलिड का डेंसिटी निकालना है या यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है तो उसका मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम तो तुम्हें पता है जी, क्योंकि यूनिट सेल किस शेप का होता है, क्यूब होता है, और क्यूब का एज लेंथ, सब एज लेंथ सेम होता है। अगर एज लेंथ हम a माने तो बताइए आपको वॉल्यूम नहीं पता है इसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या लिखोगे बोलो, A3, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A3। तो ये तो हमें पता था। दूसरा टर्म हमें क्या निकालना है, मास, यूनिट सेल का मास निकालना है, तो निकालते हैं। लिखिए मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि डेंसिटी भी किसकी निकाल रहे हैं, यूनिट सेल के लिए। ये कौन है मेरा, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास किसके बराबर होगा, पहले बताओ। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम तो आपको पता है, यानी कि आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स, पहला चीज, और हर एक एटम का मास, यानी कि मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। अरे भाई इसमें मान लो कि 2 एटम है, ठीक है, और एक 2 एटम है इस यूनिट सेल में, और एक एटम का मास हम बता दिए 5 ग्राम है, तो 2 एटम का मास क्या करोगे, आंसर मत दो, 2 × 5 लिखेंगे, प्रोसेस निकाले कैसे 10, 2 × 5, वही काम तो यहां भी कर रहे हैं कि देखो इस यूनिट सेल में जितने एटम्स होंगे और हर एटम के मास को मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट सेल का मास निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, वही काम यहाँ पे करना है कि मेरे पास मान लो कोई यूनिट सेल है और उसमें हम बोले कि 2 एटम है, 2 ये दोनों एटम है सच तरीके से, और एक एटम का मास 10 है, तो हम दोनों पूछेंगे ये यूनिट सेल का मास कितना होगा जी, बाकी जगह तो खाली है ना, तो यूनिट सेल का मास कितना होगा, कि कैसे निकालेंगे बताइए। दोनों एटम को हम 2 एटम है और एक एटम, प्रत्येक एटम के मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही काम तो यहाँ कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है सिंपल क्यूबिक BCC FCC के लिए, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास से, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, नंबर ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग अभी तक, जेड से, तो जेड लिख दो मैं, चलेगा। अब मुझे ये बताओ मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला यूज करोगे, ये देखो
मास ऑफ एक वन एटम कैसे निकालेंगे, n/na। यही करते थे ना, m को इधर ले जा, मास निकालना है यानी w निकालना है। w कैसे निकालेंगे, कैपिटल M/na और इंटू n। देखो हम ये बोल दिए हैं कि ईच एटम, मतलब एटम तो हमेशा एक ही होने वाला है। तो n का वैल्यू 1 रख दोगे तो मास का वैल्यू क्या आएगा, m/na। ये फॉर्मूला समझ में आया कि जब जब ईच एटम, वन एटम बोलो या ईच एटम बोलो, हमेशा चूंकि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इस केस में हमेशा ईच एटम के लिए जो मास निकालेंगे उसका मास कितना आएगा, कैपिटल M कौन है ये, मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। तो बोलिए इसके जगह हम क्या लिखें, आप ही बताइए, मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। ये लिखने समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो, नहीं ना। तो ये हो गया किसका मास, किसका मास निकालना है, हमने निकाला अभी मास ऑफ, बोलते नहीं हो जी तुम लोग, मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मास निकाल लिया हम लोग, मास ऑफ यूनिट सेल, लिख लीजिए ये फॉर्मूला। अब मास तुम्हें पता है, वॉल्यूम तुम्हें पता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे डेंसिटी नहीं मिल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा ना। निकालिए खुद से फॉर्मूला। अब देखिए डेंसिटी मेरे ऊपर सामने फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बोलिए, डेंसिटी को D लिख लो, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कितना है जी, Z इंटू M/na। आइए नेक्स्ट कौन है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा जी, है ना, डिवाइडेड बाई AQ। तो आप इसको अरेंज कर लो, D इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू M/na और AQ नीचे कर लो आपका, ठीक है। ये आया है सबका, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा मेरा। कोई दिक्कत, तो कभी भी यूनिट सेल का डायमेंशन निकालना हो या डेंसिटी निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड। जहां पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, नंबर ऑफ एटम्स, कैपिटल M मोलर मास और AQ तो खैर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Na का वैल्यू तुम्हें पता है ना, क्या पता है, इतना पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर या इसको 1 मोल भी कहते हैं। और A क्या है जी, A क्या है यहाँ पे, एज लेंथ है, और Z क्या है मेरा, नंबर ऑफ एटम, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास, मोलर मास। कोई डाउट? तो देखो इससे आप 3-4 तरह का क्वेश्चन आपसे आएगा, क्या क्या आएगा मैं एप्लीकेशन में लिखवा देता हूं, क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, लिखो एप्लीकेशन। ये पता है तो आप इसके बारे में क्या क्या निकाल सकते हो, आप पता कर सकते हो कि जो यूनिट सेल है उसका नेचर कैसा होगा। क्या पता कर सकते हो, पहला लिखो, टू फाइंड द नेचर ऑफ यूनिट सेल, टू फाइंड द नेचर ऑफ यूनिट सेल। कैसे पता करोगे यूनिट सेल का नेचर, सिंपल सी बात है, अगर जेड का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और अगर जेड का वैल्यू 1 आया तो कौन सा यूनिट सेल होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। जेड का वैल्यू 2 आया तो BCC, जेड का वैल्यू 4 आया तो FCC। बोलिए कोई दिक्कत, यही तो सिलेबस में आपको पढ़ना है जी, ठीक है। दूसरा और क्या निकाल सकते हो, सिंपल सा चीज, डेंसिटी निकाल सकते हो। और तीसरा कभी कभी आपको मोलर मास भी निकालने दे देगा, तो मोलर मास भी निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो, एज लेंथ निकाल सकते हो, एज लेंथ निकाल सकते हो। और इसके अलावा एज लेंथ पता है तो एक चीज और बता सकते हो, बता सकते हो, क्या बता सकते हो, रेडियस। बिल्कुल सही जवाब है, रेडियस और ए में, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन है ना। अगर हमको ये क्यू पता है तब नहीं बता देंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, लिखो सेकंड पॉइंट में, to calculate एज लेंथ यानी ए, और अगर ये बता दोगे तो क्या और क्या बता सकते हो, रेडियस एंड रेडियस, ठीक है। डेंसिटी तो बताने की जरूरत नहीं, डेंसिटी तो डायरेक्ट निकालते ही हैं। और क्या बता सकते हैं, कभी कभी आपको मोलर मास भी निकालने आ जाएगा,
to calculate molar mass of atom. Calculate molar mass of unit cell. मोलर मास ऑफ सॉलिड कर लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये 2-3 तरह के सवाल आपके आते हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का यही है, बुक होगा तो देख सकते हो। 11 नंबर एनसीईआरटी बुक का मैं डिटेल डेटा दे देता हूं, सॉल्व आप करना, ठीक है। बोला है एक क्रिस्टल है जो सिल्वर का है, किसका बना हुआ है जी? सिल्वर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये भी बता दिया है कि ये जो सिल्वर का लैटिस है एजी का बना हुआ, वो आपका एफसीसी है। कौन है? कौन सा लैटिस है? एफसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। और इसमें एज लेंथ दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन में। एज लेंथ क्या है जी? लिखिए एज लेंथ। एज लेंथ गिवन है, ए की वैल्यू 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। और डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कितना है? डी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, वही कह रहा है, निकालो। कैलकुलेट द मोलर मास, किसका निकालना है? सिल्वर का। निकाल सकते हैं आप लोग, यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू कहाँ है निकालने के लिए? चलिए फाइंड कीजिए। सब तो पता है जी, डी पता है, ए क्यू तो कर ही लोगे, एन ए पता ही है ना। जेड कितना होगा इसमें बताओ? यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या लोगे? 4 लोगे। क्यों? क्योंकि एफसीसी लैटिस है, ये पता है, तो हमको पता चल गया कि जेड कितना है जी? 4। और अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम, ए क्यू और एन ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एम की, तो बाकी सब वैल्यू को एक तरफ कीजिए। कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए क्यू एन ए डिवाइडेड बाई जेड, और जेड की भी वैल्यू अब तुम्हें पता है 4। तो सारी वैल्यू पुट करो और एम की वैल्यू बताओ। हाँ जी, देखो कुछ बच्चे तो कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप पूछेंगे वैल्यू भी नहीं पुट कर रहे। वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हो जब सामने सब लिखा हुआ है? डी का वैल्यू कितना है जी? 10.5, ऊपर देख के लिखो ना। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत है कहीं? चेक की कर लीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है मीटर या सेंटीमीटर, तो चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह की जरूरत पड़ जाते हैं। चलिए 10.5 और एज लेंथ कितना है? ये रहा मेरा 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8। इसका क्या करना है? क्यूब। इसका क्यूब कर सकते हो ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और इसका वैल्यू क्या लेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आइए नेक्स्ट, इधर डिवाइड क्या करेंगे जी? 4। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से सॉल्व कर। इसको तो वही रहने दो, कैपिटल एम है 10.5। अच्छा, इसका स्क्वायर किए कितना आया जी? हाँ सॉरी, क्यूब करना है। हाँ 60.41 आई इंटू 10 टू द पावर, इसको 3 से करोगे 24 नहीं आ जाएगा? माइनस का 24 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई जेड कितना है जी? 4। अब आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये रहा और ये, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10 टू द पावर -1 आएगा। अरे भाई ये देखो 24 है और ये 23 है, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो -1। तो आप बाकी सब मल्टीप्लाई खुद से करो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को 10 के साथ,
इतना मेरा नंबर है और ये 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 टू द पावर -1 आया। इन सबको सब सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट बताओ कितना आया? 106.57 आ रहा है जी सबका इतना। ठीक है, अब आप इस आंसर को चाहो तो चेक भी कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल में जाना और पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा तो उसमें हर एलिमेंट का मास लिखा रहता है ना, वहां से मैच कर लो। ऐसे तो बुक में भी आंसर होगा 107 के आसपास ये आंसर होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कैसा क्वेश्चन आएगा? पहला तो कोई टाइप ये क्वेश्चन आया, दूसरा मैं बताता हूं सॉलिड का नेचर भी इसमें आता है, इससे न्यूमेरिकल कंफर्म है, वीआर बोर्ड में पूछता है 2 से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल डेंसिटी से क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, डेंसिटी पे ही पूछा हुआ है आपके बुक में, बुक के बीच में होता है जी इंटेक्स, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, 1.18 क्वेश्चन है, पेज नंबर भी मैं बता देता हूं, इस बुक में 24 नंबर पे है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं बताइए? कैपिटल एम से, है ना। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम नहीं बताया, जैसे इसमें सिल्वर बता दिया था, इस बार एलिमेंट बताया नहीं कि किसका सॉलिड बना हुआ है, लेकिन वो मोलर मास जो है उसकी वैल्यू इतनी है, कितनी जी? 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मोल, ये दिया है। ठीक है, और फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ, एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ को किससे लिखते हैं? ए से, 405 पिकोमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है? डी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। देखो अगेन यूनिट सेम है ना, चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल? ये जो यूनिट सेल बन रहा है जिसका मास ये मोलर मास ये है, एज लेंथ ये है, डेंसिटी इतनी है, वो जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेचर ऑफ यूनिट सेल बता सकते हो? मतलब क्या निकालना है पहले ये बताओ। जेड का वैल्यू, जेड अगर 1 होगा तो कहेंगे सिंपल क्यूबिक होगा, 2 रहेगा तो बीसीसी, और 4 रहा तो एफसीसी। बता दीजिएगा ना, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अब बताइए मुझे, सबसे पहले ऐसे गिवन डाटा लिख लिया करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये सोच लो, कौन सा यूज करेंगे? डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला जानते हो, क्या है फॉर्मूला जी? बोलो। जेड एम बाई एन ए डिवाइडेड बाई ए क्यू, यही फॉर्मूला है ना जी, इसी को मिला दो और कोई दिक्कत नहीं। पहला तो ये चीज हो गया, लेकिन सब वैल्यू को यहाँ पुट करने के पहले यहाँ पे निकालना क्या है आपको? जेड। तो जेड निकालना है तो क्या करोगे? सबको एक तरफ ले लो, पुट करने के पहले इधर भेज दो, डी ए क्यू एन ए डिवाइडेड बाई एम, कैपिटल एम। ठीक है, डी तुम्हें पता है, ये रहा, कैपिटल एम पता है, एन ए का तो वैल्यू कांस्टेंट होता है पता ही है, ए का भी वैल्यू दे रखा है, पुट कर सकते हैं ना। क्या सारी वैल्यू ऐसे ही पुट करेंगे या किसी को चेंज करने की जरूरत है? ये बताइए मुझे, चेंज करने की जरूरत है। कहां पे यूनिट नहीं मैच कर रहा है? देखिए ये किलोग्राम किलोग्राम ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? मीटर में। बार बार कह रहे क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखिएगा, यूनिट के साथ लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट का कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं। यही एक गलती है जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जनरली हो सकता है। ठीक है, बाकी क्या है जी, अरे सबको वैल्यू को पुट करो, कैलकुलेशन करो, जो कि 5-6 क्लास में सीख लिए होगे, डिवाइड ये सब जो कैलकुलेशन है। चलिए, पिकोमीटर कह रहा है, पिको का क्या मतलब होता है? कितना मीटर होता है जी? एक पिको में पता है 10 टू द पावर -12 मीटर। नैनो सुने हो? 10 टू द पावर -9। माइक्रो सुने हो? हाँ, म्यू 10 टू द पावर 6, भाई 10 के अल्टरनेट में चलता है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग सुने हो? 10 टू द पावर -10। ये जो छोटे यूनिट्स हैं थोड़ा इनका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, एटम इतना स्मॉलर साइज का होता है ना कि उसको मीटर में थोड़ी मेजर करेंगे। ठीक है, वो दिखता भी नहीं है, तो उसके लिए स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। ये यूनिट्स हम यूज करेंगे। पिकोमीटर को हम शॉर्ट में ना पी लिखते हैं जी, पिको का क्या लिखते हैं? पी, पिकोमीटर। नैनोमीटर को क्या लिखते हैं? एनएम शॉर्ट में, और माइक्रोमीटर को म्यू एम।
तो ये वैल्यू आप लोग लिख लो, अगर चाहिए तो ये वैल्यू लिख सकते हो, इसका हम बार बार यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने समय जरूरत पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो बताइए यहाँ पे जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 405 तो रहने ही दो, हमको मीटर में चेंज करना है। कोई पूछेगा मीटर में क्यों? पहला तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। दूसरी बात, चूंकि डेंसिटी मीटर में तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 10 टू पावर -12। बोलिए बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो ये आप यूनिट कन्वर्ट कर चुके हो, अब सारी वैल्यू पुट करो और जेड का वैल्यू बताओ कितना आएगा। देखिए इन वैल्यू को पुट कीजिएगा, मतलब जेड की जगह क्या पुट करोगे बताओ? जेड की वैल्यू है, देखो सॉरी डी के जगह क्या पुट करेंगे? 2.7 इंटू 10⁻³ और ए की वैल्यू कितनी है? 405 इंटू 10⁻⁻12। -2 है। अच्छा ये +3 है ना, +3 ठीक है। और इंटू डी हो गया मेरा, ए क्यू लिख लिया, एन ए का वैल्यू लिखो। और बताइए डिवाइडेड बाय मोलर मास तो वहां लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। सब सॉल्व करके कितना आ रहा है जेड की वैल्यू? 4 आ रहा है, मतलब 39 पॉइंट जो भी आ रहा है 3.99 ऐसा आ रहा है क्या? चलो 3.9 आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसको 4 मान सकते हो ना? ठीक है, अब आप बताइए जेड की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो कौन सा सेल है ये? यूनिट सेल एफसीसी। तो किस नेचर का है जी यूनिट सेल? एफसीसी। समझ में आ गया? अगर इसी क्वेश्चन को मैं बढ़ा रहा हूं आगे, बोल दिया कि ये तुम्हें निकल गया, ठीक एफसीसी है, तो बताइए कि रेडियस क्या होगा? क्या यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं? इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट में बता रहा हूं कि आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, रेडियस ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का रेडियस बताइए। तो हमें पता तो चल गया कि यूनिट सेल कौन है जी? एफसीसी। तो एफसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? 2√2। तो बताइए ए का वैल्यू है आपके पास? तो ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। तीसरा सवाल इस तरह से आएगा, समझ में आया कैसे आएगा? जब आपको ये दिया रहे तो आप वैल्यू पुट कीजिए और इसका रेडियस बताइए तो कितना आएगा? 405 इंटू 10⁻⁻12 इस क्वेश्चन के लिए। और 2√2 का वैल्यू पता ही है आपको, ये इसको कैंसिल आउट करो और रेडियस की वैल्यू बताओ आप कितना आ रहा है। आप जानते हो एटम का रेडियस 10⁻⁻15 के टर्म में होता है, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में मतलब कैलकुलेशन ही है, बाकी तो बहुत आसान है सब, है ना? क्या है आंसर जल्दी बताइए। इस तरह के सवाल हैं आपके बुक्स में, मैं होमवर्क में दे देता हूं आपको। लिख लो होमवर्क एनसीईआरटी बुक का, ये आप निकाल लेना, ये आपको 15, 21 और 25 तीन क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, आप बना के आइएगा इसको। Uh, 25 नहीं जी 24 कर लो, 24 है वो इस टॉपिक पे बेस्ट। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या बात किया। यूनिट सेल का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 एनालिसिस किए थे, उसमें पहला निकाला नंबर ऑफ एटम्स, जो आपको याद ही होगा। दूसरा क्या निकाला? रेडियस। और तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी, कितना प्रतिशत भरा हुआ है। और चौथा फोर्थ क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी तीनों के लिए अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला तीनों के लिए सेम आता है।
खाली जेड की वैल्यू सब में बदल देंगे। सिंपल क्यूबिक रहेगा 1 रखेंगे, बीसीसी रहेगा तो जेड की वैल्यू 2 और एफसीसी रहा तो 3, यानी ये फॉर्मूला सेम ही आता है। तो यहाँ पे यूनिट एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से जो भाग खाली है उसको क्या कहते हैं, वॉइड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के वॉइड्स होते हैं सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में।